जुडिशरी 009 में आपका स्वागत है। तो अपने अपने यूट्यूब चैनल भी बना लिया, तो उसको भी सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया। तो आज अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुरू करेंगे। देखिए, मैं आज जो भी आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, इसके अलावा आपने ज़्यादा नहीं करना, इससे ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि आप किसी पर्पज़ के लिए पढ़ रहे हो, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ रहे हो, तो आपने जूरिस्ट नहीं बनना है। अगर कोई हरियाणा की तैयारी कर रहा है या कोई अदर स्टेट्स की तैयारी कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही देखना है। सिलेबस उतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा या जितना मैं आपको कराऊँगा। देखिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पहले जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बनाया गया था, उसका पार्ट था ये। वो वहाँ पे चैप्टर 11 इससे डील करता था। सेक्शन जो अगर देखोगे वहाँ पे सेक्शन 239 टू सेक्शन 2 जो 66 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो पुराने वाला था, उसमें पार्टनरशिप से बातें कही गई थी, पार्टनरशिप से रिलेटेड लॉ बनाया गया था। क्योंकि अगर देखोगे तो 1866 में एक लॉ कमीशन बनाया गया था। लॉर्ड जो रोमिली जो थे, उसके लॉ कमीशन के हेड थे। उन्होंने जो है पार्टनरशिप को ऐड करने के लिए बोला गया था। जब जब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बनाया गया, तो उसमें ऐड भी कर दिया गया, जिसमें सेक्शन मैंने बताया कि सेक्शन 239 टू 266 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डाले गए पार्टनरशिप से रिलेटेड। लेकिन ये जब बनाए गए थे, तब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इतना बिजनेस जो था, इतना वो इंडियंस करते नहीं थे, और ना ही बिजनेस की कंसेप्ट इतनी वास्ट थी। तो जब बाद में जब अपने 90s में जब आए, तो हमें देखा कि ये जो बिजनेस और पार्टनरशिप की कंसेप्ट और इंडियन विद रिगार्ड टू इंडियंस के रिगार्डिंग ये शुरू हुई और आगे बढ़ी। तो उसके बाद इसको जो है बाद में रिपेल कर दिया गया। रिपेल करके अब इंडियन जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया। वहाँ से चैप्टर 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ख़त्म कर दिया और यहाँ पे वो लॉ बना दिया। तो ये बेसिकली इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर निर्भर है, 1890 के ऊपर। वहाँ से हमने सारी चीज़ें उठाई है। और यहाँ पे जो अभी जो बनाए गए हैं, इसके टोटल सेक्शन 74 हैं और चैप्टर 8 हैं इसके, और एक शेड्यूल भी है। जो वैसे तो पहले शेड्यूल 2 थे, लेकिन अब इसको एक जो है रिपेल कर दिया गया। अब पार्टनरशिप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी बेसिकली? देखिए, पार्टनरशिप में ज़रूरत तब पड़ती है दो कारणों के कारण। एक, जब आप एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, और दूसरा आपके पास मैन पावर की कमी रहती है। आपको लगता है कि ये बिजनेस किसी के साथ पार्टनरशिप करने के बाद ही इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। आपके पास इतनी कैपिटल नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं है, और आप ये भी चाहते हो कि कुछ बिजनेस का पार्ट मैं संभालूं और कुछ बिजनेस का पार्ट दूसरा बंदा संभाले। तो इस वजह से जो है पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ती है। और पार्टनरशिप एक्चुअली इट्स जो है लॉ ऑफ रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप मतलब आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हो फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग बिजनेस। एग्रीमेंट होता है जो आपका बिजनेस के लिए होता है कि दो बंदे, अब देखिए पार्टनरशिप में कम से कम दो बंदे रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 100 रहेंगे, और 100 से अगर अबव हो जाते हैं तो वो इलीगल पार्टनरशिप होती है। वो कंपनी एक्ट 2013 में आप देख सकते हो, उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 464, वो आप देख सकते हो, जिसमें इसकी जो है सज़ा का प्रावधान भी है अगर पार्टनर 100 से ज़्यादा होते हैं। तो क्यों क्यों ऐसा ये लॉ बनाया गया? वो इसीलिए क्योंकि लॉ ये एज्यूम करता है कि अगर पार्टनर आपके हैं भी है तो 100 से नीचे नीचे रहने चाहिए, 100 हो सकते हैं। क्योंकि उसके बाद वो फ्रॉड की कंसेप्ट शुरू हो जाती है, फिर एक दूसरे का पता नहीं लगता कौन किसका पार्टनर है, क्या उनका बिजनेस है। तो ये इस वजह से ये कंसेप्ट इसका बनाया गया। तो लेजिस्लेशन ने 100 तय किया, तो हमने 100 को ही मानना है। उसके बाद अगर देखोगे कंपनी एक्ट में देखोगे तो दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी अगर देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 50 बंदे हो सकते हैं, 50 से ऊपर हो गए तो वो इलीगल कंपनी हो जाती है। उसके बाद अगर प्राइवेट कंपनी है तो, लेकिन अगर वो पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, ये एक अलग टॉपिक से डील करता है। और इससे रिलेटेड एक लॉ और भी बनाया हुआ है जो लिमिटेड पार्टनरशिप लाइबिलिटी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एक और गवर्न करता है पार्टनरशिप से। लेकिन वो वहाँ पे पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटाइटी है, लेकिन यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटाइटी नहीं है। मतलब ये है कि इसकी अलग वजूद नहीं है। अगर देखोगे, अगर फर्म आपकी, आपने एक पार्टनरशिप डीड बना रखी है, दो बंदों ने या तीन बंदों ने या चार बंदों ने, जितने भी आपने बिजनेस कर रहे थे, उसके बाद आपने वो पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद उसको रजिस्टर्ड करा लिया, उस फर्म का नाम रख लिया कुछ। इवन दो वो फर्म का आपने नाम रख लिया, फिर भी आप, फर्म रजिस्टर्ड भी होगी, फिर भी वो लीगल एंटाइटी नहीं है। तो सीआरपीसी की सीरीज़ अपने करेंगे शुरू। अभी आप ये छोटे छोटे एक्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं पहले ही कराना शुरू किया है, क्योंकि अगर सीआरपीसी पकड़ लिया तो महीना लगेगा उसमें। तो ये छोटे छोटे एक्ट मैं एक हफ्ते में ख़त्म करने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस पर कंसंट्रेट करिए प्लीज़। तो पार्टनरशिप मैं कराने वाला करा रहा था। अब देखिए, जो है ये कंप्लीट एक्ट नहीं है, पहले तो मैं आपको बता दूं। और पार्टनरशिप, क्योंकि सारे लॉ हमें कॉन्स्टिट्यूशन से निकले हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 7 है, जो जिससे जो डील करता है, जो इसमें लिस्ट दी गई हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। पार्टनरशिप पे यूनियन भी लॉ बना सकती है और स्टेट भी लॉ बना सकती है। और ये एंट्री नंबर 7 जो है कॉन्करेंट लिस्ट में ये दर्ज है। और अगर सीपीसी देखोगे तो सीपीसी से सेक्शन, जो ऑर्डर है, ऑर्डर 30 इससे डील करता है पार्टनरशिप से। जैसे ऑर्डर 21, रूल 50 इससे डील करता है पार्टनरशिप से। तो हमें जब भी पार्टनरशिप पढ़ना है, उसके साथ सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साथ में पढ़ने हैं। क्योंकि जो अगर इसका सेक्शन 5 देखोगे पार्टनरशिप एक्ट का, तो 5 में ये कहा गया है कि ये जो आपके पार्टनरशिप दो बंदों के बीच होगी, वो स्टेटस के ऊपर निर्भर नहीं करेगी। इट इज़ अ बेस्ड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल लगेंगे। माइनर कभी भी पार्टनर आपका नहीं हो सकता। अनसाउंड माइंड का जो बंदा है वो आपका पार्टनर नहीं बन सकता है। तो वो सारे जो रूल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो सारे लगेंगे। सेक्शन 5 ये बात कहता है। अब सेक्शन, अगर देखोगे कि फर्म जो रजिस्टर्ड रहती है, अगर देखोगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में 2008 में, वहाँ पे तो इसको लीगल पर्सन बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे फर्म अगर रजिस्टर्ड भी करा लेते हैं तो फिर भी उसको लीगल पर्सन नहीं माना जाता है। क्यों क्यों ऐसा है? उसका कारण है, कारण ये है कि यहाँ पे जो है म्यूचुअल एजेंसी की कंसेप्ट लगती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है कि हर बंदा दूसरे बंदे का एजेंट रहेगा। हर बंदा दूसरे बंदे को जो है वो हर बंदा दूसरे बंदे का प्रिंसिपल रहेगा। हर बंदे का दूसरे का एजेंट रहेगा, जो जो आपस में पार्टनर रहेंगे। तो इसमें जो है क्योंकि ये बिजनेस पर्पस के लिए बनाई जाती है, तो इसका जो मेन पर्पस होता है वो बिजनेस करना होता है। तो अगर आप एसेंशियल, पार्टनरशिप के एसेंशियल देखोगे कि इसके एसेंशियल क्या हैं, तो पहला तो एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट विद क्या, किस चीज़ का एग्रीमेंट? तो एग्रीमेंट विद रिगार्ड टू हो सकता है बिजनेस, कि वो बिजनेस का हो। और वो रिटर्न में हो सकता है या ऑरल में हो सकता है। रिटर्न में होगा तो उसे पार्टनरशिप डीड कह देंगे। ऑरल में हुआ तो उसे वो भी वैलिड है, वो दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 69 ये तो कहता है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, लेकिन वो ये नहीं बताता कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्टर्ड होना ऑप्शनल है पार्टनरशिप में, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो। तो मैं एसेंशियल की बात कर रहा था, पार्टनरशिप के एसेंशियल की। तो एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन पार्टीज, दो कम से कम पार्टनर होंगे आपके। दूसरा, वो कैरी बिजनेस करने के लिए होगा। तीसरा, वो या तो ज्वाइंटली आप करोगे या एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, उनमें से एक दूसरों के बिहाफ पे करना शुरू कर देगा, दिक्कत नहीं है। तो मोटिव आपका क्या है? अर्न प्रॉफिट। किससे? बिजनेस से। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमने एक पार्टनरशिप बनाई कि हम दोनों पैसे लगाते हैं और भाई साहब ये एक जो फलानी चीज़ है उसको ख़रीद लेते हैं।
खरीद लिया और आपस में आधा आधा बांट लिया। तो क्या ये हमारी पार्टनरशिप थी? नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसमें बिजनेस नहीं था। इसमें एग्रीमेंट तो था लेकिन बिजनेस नहीं था। क्यों? अगर हम वो चीज़ खरीदते और आगे उसको बेचते तो वो एक ट्रांजैक्शन, चाहे वो ट्रांजैक्शन एक हो, फिर भी उसको हम पार्टनरशिप कह सकते हैं। तो क्योंकि अगर सेक्शन 7 देखोगे, सेक्शन 8 देखोगे, तो वहाँ पे पार्टनरशिप एट विल है। अगर देखोगे इसका पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 7 देखोगे या 8 देखोगे, 7 देखोगे तो ये कहता है पार्टनरशिप एट विल, कि जहाँ पे ड्यूरेशन फिक्स नहीं है आपकी पार्टनरशिप का कि कितना टाइम आपने बिजनेस करना है, तो आपकी विल के ऊपर रहेगा। ये हो सकता है कि आपने पार्टनरशिप की कि एक मूवी बनाते हैं दोनों मिलके, डायरेक्टर हैं दोनों, मूवी बनाते हैं, उससे जो प्रॉफिट रहेगा वो आपस में अपने आधा आधा कर लेंगे। वो मूवी ख़त्म हो गई तो आपका जो है वो जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो गई। तो ये पार्टनरशिप फॉर द पर्पज़ ऑफ पार्टिकुलर पर्पज़ हो सकता है, पार्टिकुलर अंडरटेकिंग, पार्टिकुलर एडवेंचर, कि हमने दोनों ने पार्टनरशिप की कि भाई साहब हमने 2 साल के लिए एक ढाबा बनाते हैं, अगर वो चल जाता है तो उसको आगे बना कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगर नहीं चलता तो आप उसको ख़त्म कर देंगे। मान लो आपने शुरू कर दिया और बिज़नेस की वजह आपको लॉस होने शुरू हो गए, तो आप 2 साल के बाद अगर उसको बंद करते हो तो ये पार्टिकुलर एक टाइम पीरियड ड्यूरेशन आपने जो फिक्स की हुई, तो ये वैलिड पार्टनरशिप थी आपकी। मान लो आप अपने एक बनाते हैं कि भाई साहब एक मूवी बनाने का आपने पार्टनरशिप कर देते हैं 2 बंदे, कि हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो पैसा इसमें आएगा उसमें आधा आधा कर लेंगे। तो मूवी जब ख़त्म हो जाएगी बनने के बाद तो आपकी वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, वो आपका जो एडवेंचर है जो आपका वो ख़त्म हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। तो ड्यूरेशन या तो फिक्स हो सकती है या आपकी विल के ऊपर डिपेंड हो सकती है, या वो पार्टिकुलर एडवेंचर हो सकता है, एडवेंचर की वो ड्यूरेशन हो सकती है कि वो पार्टिकुलर काम ख़त्म होने के बाद ऑलरेडी अपने आप ख़त्म हो जाए, या एट विल। एट विल मतलब जब आपने ख़त्म करनी हो आपको सबको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस, अब देखिए सेक्शन 7 है उसको हमेशा आपने सेक्शन 43 के साथ पढ़ना है, और सेक्शन 32 का क्लॉज 1 का क्लॉज C के साथ पढ़ना है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा कि विल के साथ आप पार्टनरशिप कैसे शुरू करते हो, कैसे ख़त्म करते हो, और उसके सब चीज़ें कैसे होंगी। उसके बाद आता है पार्टनरशिप, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पार्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब एडॉक पार्टनर, कुछ टाइम के लिए भाई तू आ हमारे साथ, क्योंकि ये तुम्हारा एक स्पेशल स्किल पर्सन है, तो अगर तू हमारे साथ ये पार्टनरशिप करोगे तो हमने ये बिजनेस करेंगे। तो अगर वो बिज़नेस पार्टिकुलर करते हैं तो वो अगर बिज़नेस होने के बाद अगर आपको प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होता है तो वो पार्टिकुलर उसकी आपने सेवाएं ले ली उस बंदे की बीइंग अ पार्टनर, उसके बाद वो ख़त्म हो सकती है, तो दिक्कत नहीं है। तो पार्टनरशिप में बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपको हर चीज़ को इसको एक अलग तरीके से समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिन लोगों ने मेरे क्लास में लेट आए हैं वो मैं जब इसका अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे इस क्लास को, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो क्योंकि ये टाइम बाउंड है तो मैं थोड़ा सा आगे चलाने की कोशिश करता रहूँगा। अब देखिए पार्टनरशिप वर्ड है जो PART, पार्ट का मतलब क्या रहेगा? टू डिवाइड प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, इसका मतलब रहेगा कि प्रॉफिट जो है बिजनेस का वो हम आपस में बांटेंगे। और शिप का मतलब क्या रहेगा? शिप का मतलब रहेगा रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स का रिलेशनशिप है। तो इसमें जो अगर देखोगे तो इट्स अ हाइब्रिड ऑफ मैनी डॉक्ट्राइन्स। कैसे? एक तो इसमें म्यूचुअल अयंसी की कॉन्सेप्ट है कि हर बंदा दूसरे बंदे का एजेंट है, हर एक बंदा दूसरे बंदे का प्रिंसिपल, एज अ प्रिंसिपल कई बार वो काम करेगा, एज अ एजेंट कई बार काम करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। या इसके ऊपर थ्योरी ऑफ एजेंसी भी लगेगी कि जैसे वो एजेंट वाले सारे जो रूल है वो लगेंगे। उसके बाद अस्टॉपल थ्योरी भी लगेगी कि आपने मान लो एक पार्टनरशिप में आप हमेशा बैठते थे और एक दूसरे बंदे को आपने बता दिया कि मैं इस पार्टनरशिप का जो है वो पार्टनर हूँ, और इस बिहाफ पे वो आप उस पार्टनरशिप को वो पैसा दे देता है, लोन दे देता है, तो वो उसकी लाइबिलिटी फिक्स रहेगी इवन दो ही इज़ नॉट अ पार्टनर।
तो फिर भी उसकी बीइंग अ पार्टनर उसकी लायबिलिटी फिक्स हो सकती है। इसको सेक्शन 28 के साथ पढ़ सकते हैं, दैट इज़ होल्डिंग आउट। तो होल्डिंग आउट मैं कराऊंगा जब, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कैसे। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जब आप पार्टनर बन जाते हो, पार्टनर बनने के बाद ये इट्स अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू द वर्ल्ड कि आपके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ट हो गया है। मान लो 4 बंदे पार्टनरशिप में थे, चारों बंदे काम कर रहे थे, उसमें से एक बंदा चुपचाप, तीनों में सहमति हुई कि यार एक बंदा जाना चाहता, चलो यार जाने दो इसको, वो चला जाता है। लेकिन वो बंदा ऐसा था, वो ही उस पार्टिकुलर जो एरिया में बिजनेस करता था। अब वो बंदा चला गया है, एक थर्ड बंदा जिससे वो हमेशा बिजनेस करता था वो आया, ये जो बाहर चला गया ये उससे मिला और उससे बिजनेस की कुछ ट्रांजैक्शन कर दी। इसने ये सोचा था कि ये बंदा उस पार्टनरशिप का बंदा है, उस पार्टनरशिप का पार्टनर है, लेकिन एक्चुअल में ये पार्टनर नहीं रहा था। अब ये अगर वो ट्रांजैक्शन करता भी है तो ये बंदा अगर इसको लॉस होता है तो इसके लिए इसको लायबल ठहराया जा सकता है, इवन दो कि ये रिटायर हो चुका था, क्योंकि इसमें इसने नोटिस नहीं दिया है। एक तो ये केस। दूसरा केस, मान लो 4 बंदे थे, वो पार्टनर थे, सबको पता था ये चारों पार्टनर हैं। एक दिन वो पार्टनर दूसरे बंदों को आपस में कह के कि यार मैं तो पार्टनरशिप ख़त्म करना चाहता हूँ, वो चला जाता है बाहर, इस पार्टनरशिप से बाहर हो जाता है, लेकिन वो नोटिस नहीं देता है, जो रिक्वायरमेंट जो नोटिस की है वो नहीं देता है। तो एक तीसरा बंदा आता है, इस पार्टनरशिप फर्म के साथ बिजनेस करता है, और बिजनेस करने से इस पार्टनरशिप से कुछ पैसे इसको लेने आते हैं। तो वो पैसे कौन देगा? ये हमेशा ये 3 बंदे ही नहीं देंगे, वो चौथा बंदा भी लायबल ठहराया जा सकता है अगर उसने नोटिस नहीं दिया है तो इसका मतलब है अगर आप पार्टनरशिप में आओगे फिर भी नोटिस देना पड़ेगा, अगर आप जाओगे फिर भी आपको नोटिस देना पड़ेगा। क्यों? और क्योंकि आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड में एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, तो उस रिकॉर्ड में जो है वो आपको जो है एडिटिंग करानी पड़ेगी, ऑल्ट्रेशन करानी पड़ेगी, अगर कोई जाता है या नया नाम आता है उसके बाद उसको अखबार में निकालना पड़ेगा, सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस की कंसेप्ट इसके ऊपर लगती है। उसके बाद इसके ऊपर गारंटी की भी कंसेप्ट लगती है। गारंटी कैसे? कि पार्टनर अगर एक बिजनेस कर रहा है, दूसरे बंदे जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये रहता है कि मान लो 4 पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, जिसमें से 3 बंदे तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमने पैसा लगा दिया, हम अब क्या है गद्दी पे बैठेंगे, सिर्फ हमने बाहर नहीं कोई काम करना, काम करने के लिए मिस्टर एक्स जो उनके पार्टनर हैं वो करेंगे, सबसे मेल जूल सबसे बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ही करेंगे। वो कर रहे हैं, मान लो वो करने के बाद अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो भाई साहब वो तीनों उनको भी लॉस झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो काम बंदा कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म कर रहा है। तो इसीलिए इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये गारंटी दे रहे हैं कि भाई साहब तू काम कर, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बेसिक आपको इसलिए बताएं क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि ये जो इसकी जो डेफिनेशन क्लॉज हैं उनको समझने के लिए। अब देखो, डेफिनेशन क्लॉज अगर देखोगे सेक्शन 2 से शुरू हो जाते हैं। जैसे ए जो कहता है एक्ट ऑफ फर्म किसे कहते हैं, देखिए अगर वर्ड देखोगे एन एक्ट ऑफ फर्म, तो एक्ट क्या का मतलब हो जाएगा? एक्ट में दोनों चीज़ें, एक्ट ओमिशन। एक्ट वो रहता है जो आपको मना किया गया है करने के लिए लेकिन आपने कर दिया, डैट इज़ कॉल्ड एक्ट। ओमिशन वो होता है जो आपको कहा गया करने के लिए लेकिन आपने नहीं किया, डैट इज़ कॉल्ड ओमिशन। तो एक्ट इंक्लूड एक्ट एंड ओमिशन। तो किसके द्वारा? अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे, बाय ऑल द पार्टनर्स। एक्ट ऑफ अ फर्म, एन एक्ट ऑफ अ फर्म क्या रहेगा? एन एक्ट और ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर्स, पहला, और बाय एनी पार्टनर्स, दूसरा, और तीसरा बाय एजेंट ऑफ अ फर्म। तो ये एजेंट ऑफ फर्म कौन होगा? इसके लिए आपको सेक्शन 18 देखना पड़ेगा। सेक्शन 18 ये कहता है कि जो एजेंट होगा वो, जो फर्म एजेंट होगा वो उसका पार्टनर ही होगा। तो पार्टनर एजेंट बन सकता है फर्म का, दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद ऐसा है विच गिव्स राइज टू द राइट इन्फोर्सेबल बाय और अगेंस्ट अ फर्म।
अब देखिए इसको बड़ी आसान डेफिनेशन है। एक्ट ऑफ अ फर्म क्या रहेगा, उसमें एक्ट भी हो सकता है, ओमिजन भी होगा, बाय द ऑल द पार्टनर, बाय एनी पार्टनर और बाय एजेंट ऑफ अ फर्म। तो ये बेसिकली एजेंट कौन है, ये एजेंट भी पार्टनर ही है। तो फिर इनको अलग क्यों किया गया, क्योंकि क्योंकि एक बंदा दो डेजिग्नेशन हो सकते हैं उसके। एक जगह पे वो एजेंट का डेजिग्नेशन एज अ काम कर रहा हो सकता है, दूसरी जगह वो एज अ पार्टनर की तरह काम कर रहा हो। तो इस तरह से आपको देखना है। तो सेक्शन 2A आपका कंप्लीट हो गया। इसको इसी तरह देखना है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। अगर आपको पीटी में क्वेश्चन देखोगे तो इसमें एक्ट मीन्स 4 ऑप्शन दी जा सकती हैं। एक्ट एंड और ओमिशन, एक्ट एंड ओमिशन, ओनली एक्ट, इस तरह से। तो आपको डेफिनेशन में सारी चीज़ें देखनी है। तो ये बेसिकली बड़ा आसान एक्ट है। आपको जो है जो इसके जो सेक्शन हैं उनको समझने के लिए आपको डेफिनेशन क्लॉज बड़े अच्छे से पढ़ने होंगे। तो एक्ट ऑफ फर्म आपको पता लग गया। उसके बाद आता है बिजनेस। तो बिजनेस इंक्लूड टॉप टॉप ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। वर्ड इंक्लूड है, बिजनेस इंक्लूड टॉप ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। तो ट्रेड क्या रहता है, ट्रेड होता है आप व्यापार करते हो। ऑक्यूपेशन क्या होता है, आपका कितना, आप काम क्या कर रहे हो। प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब होता है कि जब आप एक पार्टिकुलर जो काम कर रहे हो उसमें जो स्पेशल स्किल की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो ट्रेनिंग के द्वारा आप वो काम करते हो, डैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशन। जैसे डॉक्टरी है, वकील हो, डैट इज़ कॉल्ड अ प्रोफेशन। क्योंकि इसमें पार्टिकुलर एक एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, पार्टिकुलर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बिजनेस का मतलब वो नहीं है कि आप डॉक्टरी का बिजनेस कर रहे हो या डॉक्टरी का या जो वकील का जो बिजनेस कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये बिजनेस प्रोफेशन की बात वो कर रहे हैं कि कई बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एक पार्टिकुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, पार्टिकुलर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो वाले प्रोफेशन की बात करता है। उसके बाद आता है डी। देखिए पार्टनरशिप, कोई भी बिजनेस करता है वो किससे बिजनेस करता है, क्योंकि वो आपस में तो बिजनेस करते नहीं है, वो आपस में तो पार्टनर हैं। प्रॉफिट बनाने के लिए वो एक तीसरे बंदे से बिजनेस करते हैं। अब थर्ड पर्सन की डेफिनेशन क्या होगी, तो थर्ड पर्सन की डेफिनेशन हमें डी से देनी पड़ेगी। 2D, 2D ये बताता है कि थर्ड पर्सन यूज्ड इन रिलेशन टू द फर्म। अब देखिए वैसे तो अगर जनरल अगर देखोगे थर्ड पर्सन की डेफिनेशन क्या निकलेगी, तो थर्ड पर्सन की डेफिनेशन बहुत मुश्किल है भाई, ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, डैट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। तो इसीलिए इन्होंने बता दिया है कि थर्ड पर्सन यूज्ड इन रिलेशन टू अ फर्म। फर्म के संदर्भ में हम बता रहे हैं कि थर्ड पर्सन कौन रहेगा इन दिस एक्ट। तो रिलेशन टू द फर्म और टू द पार्टनर। अब देखिए इसको बड़ा टेक्निकल तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो आपको दिक्कत कर सकता है। अब देखिए थर्ड पर्सन इन रिलेशन टू अ फर्म और टू अ पार्टनर, फर्म के संदर्भ में या पार्टनर के संदर्भ में। तो फर्म का मतलब क्या रहता है, तो फर्म का मतलब होता है इट्स अ कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स। ये जब आप सारे पार्टनर्स मिल जाते हैं तो उनको कोलेक्टिवली हम फर्म कहा जा सकता है। तो इसीलिए एक पार्टनर या कलेक्शन ऑफ पार्टनर के संदर्भ में हम थर्ड पर्सन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या मीन्स एनी पर्सन हु इज़ नॉट पार्टनर इन द फर्म। अब देखिए कितनी आसान है, जो पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं है उसे थर्ड पर्सन कहेंगे विद रिगार्ड टू फर्म, विद रिगार्ड टू पार्टनर। इस तरह से समझना है इसको। उसके बाद ई पार्ट कहता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं उन्हीं से हम हेल्प लेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ पढ़ना है आपको। उसके बाद आता है सेक्शन थर्ड। थर्ड ये कहता है कि अनरिपेल्ड जो प्रोविज़न है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो जो है सारे इसी के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर इसी तरह ही लगेंगे, उस पर सारी चीज़ें लगेंगी। उसके बाद आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो है डेफिनेशन बताता है दो तीन चीज़ों की। एक तो वो बताता है कि पार्टनरशिप किसे कहेंगे,
पार्टनर किसे कहेंगे, फर्म किसे कहेंगे, फर्म नेम किसे कहेंगे। अब सेक्शन 4 अगर देखोगे तो ये इट्स अ बेस्ड अपॉन पॉलक्स डेफिनेशन। एक जूरिस्ट हुए हैं पॉलक, जिन्होंने अपनी जो डेफिनेशन दी है पार्टनरशिप की, वो एज इट इज़ पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन थी वो सेक्शन 4 में पॉलक की डेफिनेशन से उठा ली गई है। पहले इसकी जो डेफिनेशन थी वो केंट से ली गई थी। केंट वाली डेफिनेशन इतनी अच्छी नहीं थी, जो उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसको रिडेंडेंट कर दिया गया वो, क्योंकि वो अगर देखोगे मैंने बताया था कि चैप्टर 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब पार्टनरशिप था तो वहाँ पे केंट की डेफिनेशन यूज़ की जाती थी, लेकिन अब पॉलक की डेफिनेशन है। तो ये पीटी का कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको उस तरह से देखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर वर्ड देखोगे, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन। तो पार्टनरशिप में एक तो रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। रिलेशन किसका, कि दो बंदों का रिलेशन। दो बंदे किसके लिए, वो एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट फॉर व्हाट, एग्रीमेंट टू डू बिजनेस। बिजनेस किस किस चीज़ का बिजनेस, वो कुछ कोई भी बिजनेस होता है, लेकिन वो लीगल बिजनेस होगा और उसका मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट लेने का। तो इस तरह से आपको देखना है वो। और वो ये हो सकता है कि सारे जॉइंटली भी वो बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करें, या हो सकता है सारे बंदों के बिहाफ पे एक बंदा बिजनेस करना शुरू कर दे, लेकिन पार्टनरशिप है उनके बीच में। तो ये हो सकता है, क्योंकि उसमें अगर देखोगे तो पार्टनर कितने तरह के हो सकते हैं, वो वाली कंसेप्ट में हमें जाना पड़ेगा। एक्टिव पार्टनर हो सकते हैं, जो मैनेज करेंगे सारी पार्टनर को, कि वो काम करेंगे, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, सारे एक्टिव पार्टनर हैं। दूसरे हैं स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर, वो वाले बंदे जो गद्दी में बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं आराम से, उनका कोई काम नहीं है, लेकिन बिजनेस के लिए प्रॉफिट लॉस सब वो उनको झेलना पड़ेगा। क्योंकि पार्टनरशिप में ज़रूरी नहीं है कि सारे काम करें। पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही दिया हुआ है, या तो एक आप सारे पार्टनर कर लें, या एक बंदा सारों की बिहाफ पे काम कर ले, दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए वो स्लीपिंग पार्टनर वहाँ से निकला है, डॉर्मेंट पार्टनर वहाँ से निकला है, जो एक्चुअल में काम नहीं कर रहे हैं। तीसरा जो नॉमिनल पार्टनर है, जो थोड़ा बहुत काम करता है, लिखत पढ़त का या इधर उधर थोड़ा बहुत। चौथा जो पार्टनर इन प्रॉफिट्स हैं, जो जैसे दो बंदों ने पार्टनरशिप बनाई, तीसरा बंदा उनका पार्टनर इसीलिए बन गया, वो कहता है कि मेरे पास पैसे फालतू पड़े हुए हैं, आप अपनी पार्टनरशिप में, मैं आप अपनी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे को आप ऐसे करना, प्रॉफिट देते रहना, मैं लॉस नहीं झेलूँगा, लेकिन क्योंकि मैं पैसा ज़्यादा लगा रहा हूँ आपकी पार्टनरशिप में, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लूँगा। तो ये भी पार्टनर हो सकता है, दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप माइनर को भी एडमिट कर सकते हो बेनिफिट के लिए, लेकिन वो पार्टनर नहीं रहेगा, लेकिन वो हमेशा बेनिफिट लेता रहेगा। और पार्टनर बाय अस्टॉपल, कई बार आपका पार्टनरशिप में वो बंदा पार्टनर नहीं होता है, आपके बिजनेस में वो पार्टनर नहीं होता है, लेकिन बाय थ्रू अस्टॉपल वो पार्टनर बना दिया जाता है। कैसे, अगर वो बंदा तीसरे बंदे के, एक बंदा मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ उसको कहता है कि भाई, मिस्टर ए कहता है कि मैं उस पार्टनरशिप जो फर्म है ना, उसका मैं पार्टनर हूँ और हमें पैसा चाहिए, क्या तुम हमें पैसा दे दोगे। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि हाँ मैं पैसा दे देता हूँ। तो इसको ये बिलीव है कि ये बंदा जिस पार्टनरशिप फर्म का नाम ले रहा है उसी का पार्टनर है। इसके बिहाफ पे इन्होंने इस फर्म को, जो फर्म है उसको इन्होंने दे दिया, जो है लोन दे दिया, लोन दे दिया। अब बाय वे ऑफ ऑस्टॉपल इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ पार्टनर एस्टेब्लिश हो जाएंगी। तो इस तरह से देखना है इसको। जब मैंने सेक्शन 28 होल्डिंग आउट पढ़ाया तो उसमें ये चीज़ें पढ़ाऊँगा। उसके बाद सेक्शन 4 एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 4 जो है, इसमें डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर अ प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरीड आउट ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए ये मैंने जो आपको बताई है वही चीज़, पार्टनरशिप का मतलब ये है कि जो एग्री करते हैं, जो सारे बंदे प्रॉफिट, शेयर प्रॉफिट या बिजनेस करने का, और उसके बाद वो या तो वो सारे काम करेंगे कलेक्टिवली, या उनमें से एक बंदा बिहाफ ऑफ ऑल कर सकता है। उसके बाद जो बंदे पार्टनरशिप में हैं दे आर कॉल्ड एज अ पार्टनर्स, और जो वो कलेक्टिवली उनको कहेंगे फर्म,
और जो नाम यूज़ कर रहे हैं कलेक्टिवली उसको कहेंगे फर्म नेम। तो इस तरह से आपने देखना है। तो आज इतनी ही क्लास है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आज, क्योंकि थोड़ी सी बेसिक क्लास थी, तो आगे मैं थोड़ा इसको स्पीड अप करूंगा और पीटी पर्पज़ के लिए इसको आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये क्लास है। और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है वो करते रहिए, क्योंकि आगे मैं और चीज़ें पढ़ाने लगा हूँ और पढ़ाने वाला हूँ। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।